अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नासिर अब्बास, आपका फिजिक्स टीचर। आज बच्चे चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था और चैप्टर नंबर 2 में क्या था? काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स में जितनी भी चीज़ें हम स्टडी करते थे उनमें ये नहीं देखते थे कि वो चीज़ मूव क्यों कर रही है। मतलब काइनेमैटिक्स में हम स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स पढ़ते थे विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन, बट in dynamics we will study the motion of objects under the action of forces। मतलब एक चीज पेंडिंग रह गई थी जो चैप्टर 2 में नहीं पढ़ी, वो थी फोर्स। मतलब बॉडी मूव क्यों करती है, आज से आपको ये समझ आनी चाहिए। बॉडी फोर्स की वजह से मूव करती है, और जब फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई की जाती है तो फोर्स उसमें एक्सेलरेशन पैदा करती है। ये चैप्टर 2 में हमने सारी चीजें सीख ली हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि बॉडी मूव क्यों करती है। तो आज इस लेक्चर में फर्स्ट बात आपके ज़हन में ये आनी चाहिए कि इस चैप्टर में हमने जितनी भी चीज़ें पढ़नी है, मतलब जिस जिस ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करना, उसके पीछे एक काज होगी, उसके पीछे एक वजह होगी, और वो रीज़न क्या है, वो वजह क्या है, वो फोर्स है। तो सबसे पहले अपने माइंड में ये कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लें कि डायनामिक्स में बॉडी तब मूव करती है, उसके पीछे एक काज होती है और वो काज फोर्स है। इसलिए हम डायनामिक्स को कैसे डिफाइन करेंगे? हम कहेंगे स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन विद द एक्शन ऑफ फोर्सेस। हम इस दफा काज भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है एक क्वेश्चन, इसका ये अभी जो भी चल रहा है ये शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम काइनेमैटिक्स में क्या पढ़ते थे। What do we study in kinematics, or what are the kinematic variable? So in kinematics we study motion of objects along their position, velocity and acceleration। ये हम चीजें वहां पे पढ़ते थे। और अब डायनामिक्स में क्या, काइनेमैटिक्स में ये होता था कि अगर हमें पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बॉडी का किसी भी टाइम पता चल जाता तो हम उसी बॉडी का किसी और टाइम पे ये चीजें फाइंड कर सकते थे। अब डायनामिक्स में क्या है? डायनामिक्स में हमने ये पढ़ना है कि बॉडी मूव क्यों कर रही है। वो आपको बता दिया है, वो फोर्स की वजह से मूव करती है। ये दोनों काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स मैकेनिक्स की ब्रांचेस हैं। Define dynamics, the branch of mechanics in which we study the motion of bodies under the action of forces। ये इसकी डिफाइन हो गई। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। फोर्स क्या होती है? गिव एग्जांपल इन डेली लाइफ। तो हमारी डेली लाइफ में इसकी क्या एग्जांपल है? अगर हम फोर्स को देखें तो फोर्स में आप क्या करते हैं, जब भी आप अपने कमरे का दरवाजा ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं तो आप एक पुशिंग या पुलिंग फोर्स लगाते हैं। आप किसी मार्केट में जाते हैं तो वहां बकायदा लिखा होता है, बैंक में जाते हैं पुश और पुल का, वहां पे एक स्ट्रिप लगी होती है जहां पे लिखा होता है कि पुश करें या पुल करें। तो इस चीज से आप ये सीख सकते हैं कि जब आप वहां पे जाके किसी मार्केट या बैंक के गेट पे जाते हैं, दरवाजे पे, तो आप उसको पुश करते हैं या पुल करते हैं या पुश करते हैं। तो पुल होता है अपनी तरफ खींचना, पुश होता है अपने से दूर उसको भेजना या उसको धकेलना। आप अपने घर में भी देखें कि बहुत सारे ऐसे डोर होंगे जिनको आप पुश या पुल करते हैं ओपन या क्लोज करने के लिए। तो ये आपके लिए बड़ी आसान सी बात है इसको समझना कि फोर्स क्या है। तो फोर्स बेसिक कॉन्सेप्ट आपके जहन में क्या होना चाहिए? पुश और पुल। डिफाइन करेंगे, फोर्स इज द पुश और पुल दैट stop or change the magnitude and direction of velocity of body। ये बहुत ही आसान बात है। मैं ये कहता हूं कि फोर्स के काम हैं कुछ, और वो 4 काम हैं। फोर्स क्या कर सकती है, जरा गौर कीजिएगा। आप इमेजिन करें कि आप प्ले ग्राउंड में खड़े हैं, फुटबॉल प्ले ग्राउंड में। तो फुटबॉल आपके सामने पड़ा है, वो फुटबॉल रेस्ट पे है, मीन अभी उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है। तो आप उसको किक लगाते हैं और एक फोर्स ऐसे अपने पांव से लगाते हैं, तो आप उस रेस्ट वाली बॉडी को क्या कर दिया, आपने मोशन में कर दिया। और नेक्स्ट आपका फ्रेंड खड़ा है, जब आपने फुटबॉल को किक किया तो नेक्स्ट आपका फ्रेंड जो खड़ा है वो क्या करता है, आगे से पांव से उसको स्टॉप कर देता है। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा कि एक जो आपका फ्रेंड है प्ले ग्राउंड में उसको किक करता है, फोर्स अप्लाई करता है,
और रेस्ट वाली बॉडी को मोशन में ला देता है, और नेक्स्ट फ्रेंड जो खड़ा है वो बॉडी जो मूव कर रही थी, फुटबॉल जो मूव कर रहा था, उसको रेस्ट में ला देता है। आप इस चीज को जरा इस एनिमेशन में भी देख सकते हैं, आपको साथ साथ नजर आएगा, तो आप इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो फोर्स ने क्या काम किया, रेस्ट वाली बॉडी को मोशन में किया और मोशन वाली बॉडी को रेस्ट में कर दिया। और एक और बच्चा है वो किक लगाता है, तो वो क्या करता है, वो फोर्स को बहुत ज्यादा लगाता है, और वो जो फुटबॉल है वो स्कूल के ग्राउंड से भी बाहर चला जाता है। मतलब आप फोर्स अप्लाई करने से क्या कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड बढ़ा सकते हैं। जब मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगी तो वो फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आप इसमें से ये चीजें देख सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड आपका क्या करता है कि वो आप फोर्स, एक दूसरे के दो स्टूडेंट थे, तो एक दूसरे की तरफ फुटबॉल फेंक रहे थे। एक ने पहले कम फोर्स से फेंका, इसकी तरफ आ गया, इसने स्टॉप किया। दूसरे ने बहुत ज्यादा फोर्स से उसको किया, स्कूल से बाहर चला गया। एक तीसरा बच्चा है, उसने रिवर्स कर दिया। तो मतलब यहाँ से आप देख सकते हैं कि फोर्स के कितने काम है, 4 काम है। रेस्ट वाली बॉडी को मोशन में लाना, मोशन वाली बॉडी को रेस्ट में लाना, उसकी मैग्नीट्यूड चेंज करना, उस बॉडी की वेलोसिटी को, जो जिस वेलोसिटी से जा रही है उसको स्लो डाउन कर सकता है, मैग्नीट्यूड उसकी चेंज कर सकता है आगे से अपोजिंग फोर्स लगा के। और थर्ड, उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। डायरेक्शन से मुझे याद आ रहा है, आपको बड़ा पता होगा, आप क्रिकेट खेलते रहते हैं, अक्सर मैचेस भी देखते हैं, तो आप बैट्समैन को देखते हैं कि वो अक्सर डायरेक्शन चेंज कर देता है, कि अपने जो बॉल आ रही होती है वो बैक साइड पे फेंक देता है, कभी इधर साइड पे फेंकता है, कभी इस साइड पे, कभी इधर, कभी उधर। तो ये हर वक्त बैट से क्या कर रहा होता है, डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है। तो यहां से मैंने यही बात समझानी थी आपको। टू ओपन और क्लोज द डोर वी पुश और पुल द इट बाय फोर्स। फिर फोर्स के कितने काम हुए, फोर्स इज द पुश और पुल दैट स्टार्ट, स्टॉप और चेंज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ये फोर्स की डेफिनेशन डेली लाइफ में क्या एग्जांपल है वो पहले भी थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है। क्या करते हैं, टू ओपन और क्लोज द डोर, पुश और पुल। टू मूव व्हील बैरो, व्हील बैरो आपने देखा होगा कि वो जो मजदूर होते हैं वो दो उसके हैंडल होते हैं, और उसको जब पकड़ते हैं तो पहले क्या करते हैं, अपलिफ्ट करते हैं। अपलिफ्ट करने के बाद फिर वो उसको क्या करते हैं, पुश करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, फिर फोर्स की डायरेक्शन में वो व्हील जो है वो मूव करता है। तो यहाँ पे भी फोर्स का कॉन्सेप्ट है। टू मूव व्हील बैरो बाय अप्लाइंग फोर्स, फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट टू लिफ्ट इट, पहले लिफ्ट करना है ऊपर, एंड अप्लाई फोर्स टू पुश इट, और फिर उसको आगे की तरफ धकेलना है। नाउ वी पुश अगेंस्ट द सीट। आपको ये बड़े अच्छे तरीके से याद होगा, जब आप गाड़ी में बैठे होते हैं तो एक सडन क्या करते हैं, टर्न लेते हैं, तो आप जिस डायरेक्शन में टर्न लेते हैं लेकिन आप अगेंस्ट उसके मूव करते हैं सीट के ऊपर, तो ये भी आपके एक अपोजिंग फोर्स अप्लाई होती है। We apply force first, we push against seat when car take sharp turn। और एग्जाम्पल 2 में देखें, स्टार्ट में ये है कि फोर्सेस दो तरह की होती हैं, जो ऐसी फोर्सेस हैं जो हम पे अप्लाई होती हैं, और कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जो हम किसी बॉडी पे अप्लाई करते हैं। अभी तक मैंने आपको वो सिखाया है, वो फोर्सेस जो हम किसी बॉडी पे अप्लाई करते हैं। अब कुछ ऐसी फोर्सेस भी हैं जो हम पे एक्ट कर रही हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स। मैं यहाँ पे कोई चीज गिराता हूँ, स्टोन, उसको कौन नीचे फोर्स लगा रहा है, अर्थ ग्रेविटेशनल पुलिंग फोर्स लगा रही है। तो जैसे कि मैं आपको ये समझा दूं, ऐसे ये है कोई चीज, स्टोन है, जब इसको मैं यहाँ से रिलीज करूंगा तो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इस पे एक्ट करेगी और इसको अपनी तरफ अटैक कर लेगी। तो मतलब पुलिंग फोर्स इस पे लग रही थी, वो ग्रेविटी की फोर्स है। तो ये फोर्स अब किसी और चीज ने सब्जेक्ट पे लगाई है। तो दो तरह की फोर्सेस होगी, एक फोर्स वो है जो हम किसी बॉडी पे लगाते हैं, और दूसरी फोर्स जो हम पे लग रही है। अब अगर हम कहीं से ऊपर किसी हाइट पे होते हैं, जब कोई एरोप्लेन क्रैश होता है तो आप देखते हैं वो डाउनवर्ड ही आता है, और अल्लाह हादसा से महफूज रखे सबको। तो इस चीज से आप ये समझ सकते हैं कि ग्रेविटी की फोर्स डाउनवर्ड लगती है। Force acting on us, force of gravity acting downward, force of friction which help to walk on the ground। आप जब जमीन पे चलते हैं बच्चे, तो आपके पाँव मतलब शूज
और अर्थ सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स होती है, और ये फ्रिक्शनल फोर्स आपको वॉक करने में हेल्प करती है। आप यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं, जो कि मैंने नेक्स्ट इंशाल्लाह पढ़ाना है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है कि एक एक्शन होता है और उसका रिवर्स इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन होता है। आप क्या करते हैं, जमीन को पांव से पीछे धकेलते हैं और रिएक्शन में जो अर्थ है वो आपको आगे धकेलती है। तो इस तरह आप चलने के काबिल हो पाते हैं। आप गौर करें, क्या एक रफ सरफेस पे चलना आसान होगा या एक बहुत ही स्मूथ सरफेस से, जैसे कोई एक ग्लास की सरफेस है तो वो तो बहुत स्मूथ होगी और वहां पे चलना मुश्किल हो जाएगा, वहां पे क्या है, फ्रिक्शन कम होगी। तो इसीलिए अब आपको याद होगा, जब आप फुटबॉल खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं तो आप ऐसे शूज सिलेक्ट करते हैं जिनके नीचे थ्रेडिंग होती है। अक्सर तो वो कील की तरह कोई बने होते हैं और वो शूज आप पसंद करते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है, फ्रिक्शन। आप ताकि आराम से भाग सकें और वो कैच करना होता है या फील्डिंग करनी होती है वो आप कर सकें। अगर वो ऐसा ना हो तो आप फील्डिंग भी नहीं कर सकेंगे। अगर दूसरा शूज लें जिसकी सरफेस स्मूथ होगी, आप जैसे ही रन करेंगे तो आप तो फिसल जाएंगे, स्लिप हो जाएंगे। तो इसीलिए फ्रिक्शन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बच्चे जब लिखते हैं ना, वो भी फ्रिक्शन की वजह से लिखते हैं। अगर फ्रिक्शन ना हो, जीरो कर दी जाए, इतनी स्मूथ सरफेस कर दी जाए और फिर आपको कहें कि इस पे लिखें, तो वो आपका जो पेन है वो स्लिप हो जाएगा। तो ये चीजें, और जो बर्ड है वो भी एयर फ्रिक्शन की वजह से फ्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं, बस आपको ये समझाना था फ्रिक्शन के बारे में। नेक्स्ट बच्चे, अब फोर्स थी, फोर्स का सिंबल आपने टेबल में पढ़ लिया है, कैपिटल एफ होता है। इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन, मेरे नाम से याद रखिएगा। और नेक्स्ट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद हम चलते हैं कि फोर्सेस की टाइप्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ फोर्सेस को डिस्कस करते हैं। Right, types of forces. What are the major types of forces? There are two major types of forces. एक कॉन्टैक्ट फोर्सेज है, दूसरी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है बच्चे, मतलब दो बॉडीज के बीच में कॉन्टैक्ट होना चाहिए। जैसे ये है बच्चे, अब इस बॉडी के साथ इस बॉडी का कॉन्टैक्ट है, दोनों की सरफेस आपस में क्या है, मिली हुई है, ये कॉन्टैक्ट फोर्सेज होती हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज क्या होती हैं, जैसे मैंने आपको ये बताया, ये एक बॉडी है और अगर मैं इसको रिलीज कर दूं तो अर्थ इसे अपनी तरफ बुला लेगी, मतलब अट्रैक्ट कर लेगी। तो यही चीज है कि ये जब रिलीज करूंगा तो अर्थ इस पे ग्रेविटेशनल पुल लगाएगी और अट्रैक्ट कर लेगी। हालांकि अर्थ का इसके साथ कांटेक्ट तो कोई नहीं है, यहाँ पे गैप है, आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा गैप है। और यहाँ पे जैसे ही बॉडी के नीचे जाएगी और अर्थ इसको अट्रैक्ट कर ली, ऊपर नहीं जाती। तो आप यहाँ से समझ रहे हैं, कुछ कॉन्टैक्ट फोर्सेज होती हैं, कुछ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज होती हैं। दूसरे, आप बचपन में मकनातीस वगैरह से खेलते हैं, मैग्नेट से खेलते हैं, तो आप मैग्नेट दूर भी रखते थे फिर भी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते थे। ये भी कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं। इंशाल्लाह बहुत ज्यादा कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट तो आपको बता दिया है। तो डिफाइन कॉन्टैक्ट फोर्सेज क्या है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, ये क्वेश्चन है। अब हम इसको देखेंगे कि डिफाइन कैसे करें। इट इज द फोर्स exerted by one object on the other at point of contact. This is the force, इसका वेट अब इस बॉडी पे एक्ट कर रहा है और दोनों को कांटेक्ट है ना, इसी कांटेक्ट पे जो इसका वेट एक्ट कर रहा है हम कहेंगे ये कांटेक्ट फोर्सेज है। और कांटेक्ट फोर्सेज की फर्दर टाइप्स क्या है ये हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उसमें अप्लाइड फोर्सेज आता है, जब भी हम किसी पे फोर्स अप्लाई करते हैं। देखिए ना, जब बच्चे आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो ये बैट है, बैट से अगर आप बॉल को हिट करते हैं और वो इस पे कांटेक्ट नहीं बनाती, ऊपर से गुजर जाती है, तो क्या आप फोर्स अप्लाई कर पाएंगे, कभी भी नहीं। इसलिए आपको ऐसे टच करना पड़ेगा, कांटेक्ट इसको होना चाहिए, देन आप फोर्स अप्लाई कर सकेंगे। तो अप्लाइड फोर्सेस भी कांटेक्ट फोर्सेस होती हैं। सबसे पहले है फ्रिक्शनल फोर्स। तो इट इज द रेजिस्टिव फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा रेजिस्टिव होती है। क्या आपने कभी गौर किया है, आपकी गाड़ी के जो व्हील होते हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम टॉर्न आउट हो जाते हैं, उन पे थ्रेडिंग बाकी नहीं रहती, वो सरफेस स्मूथ हो जाती है। इवन आपके शूज देखें, आप अपने शूज की सोल को देखें, वो जो जमीन के साथ टच करती है सरफेस, उसको देखें तो वहां पे थ्रेडिंग उतर जाती है, वो स्मूथ हो जाते हैं। और उस ऐसे शूज या ऐसी गाड़ी जिसके ऊपर थ्रेडिंग नहीं होती, उसके स्लिपिंग का खतरा होता है जब बारिश आती है। इन चीजों को समझने की कोशिश करें। रीजन, क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जाएगी, स्लिप हो जाएगी।
इट इज द रेजिस्टिव फोर्स। तो अगर फ्रिक्शन होगी तो वो रेजिस्ट करेगी स्लिप होने से, तो इसलिए हम क्या लिखते हैं, इट इज रेजिस्टिव फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस ऑफ मूविंग बॉडी। जो बॉडी मूव कर रही होती हैं उनके बीच में रेजिस्टिव फोर्स होती है, और वो फोर्स इन दोनों बीच बॉडीज के कांटेक्ट के बीच में होती है। ड्रैग फोर्स भी होती है। ड्रैग फोर्स को आप जरा इस एनिमेशन से देखें, आपको समझ आ जाएगी जो स्टार्ट में ऊपर चल रही है। ड्रैग फोर्स होती है कि एक बॉडी जब किसी फ्लूइड में से पास करती है तो अपोजिंग फोर्स वो बॉडी अपने आप पे फील करती है, तो उसको ड्रैग फोर्स कहा जाता है। इट इज द रेजिस्टिव फोर्स। मैंने क्योंकि सिमिलर थे तो इसीलिए आधी डेफिनेशन तो आपको वैसे ही याद हो जाएगी। इट इज द रेजिस्टिव फोर्स ड्यू टू मोशन ऑफ बॉडी थ्रू अ फ्लूइड। एक फ्लूइड क्या होता है बच्चे, फ्लूइड दो चीजें होती हैं, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। इट एक्ट्स अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन ऑफ द बॉडी विद रेस्पेक्ट टू फ्लूइड। आप इस कार को देखें जो चल रही है एनिमेशन में, ये कार जब एक डायरेक्शन में जाती है तो एयर जो होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में आती है। मैं आपको बड़े आसान तरीके से समझा सकता हूँ। आपने लाइफ में बड़े सफर किए हैं, कभी गाड़ी चलती हुई गाड़ी से आपने कोई अपना जो रुमाल वगैरह है वो बाहर या हाथ बाहर निकाला होगा, तो आपने क्या फील हुआ होगा कि गाड़ी अगर इस डायरेक्शन में है तो हाथ हमारा पीछे को जाना चाहता है। यही ड्रैग फोर्स है, जो एयर रेजिस्टेंस फोर्स है वो इस हाथ को, हमारे हाथ को पीछे लेके जाना चाहती है। जबकि कार की मोशन क्या है, फॉरवर्ड है, तो दोनों फोर्सेस अपोजिट हो गई ना। कार की मोशन इधर है और ड्रैग फोर्स जो एयर स्टीम लाइन है वो ऊपर है, वो उसकी डायरेक्शन इस तरफ है। इनको इनको एरोडायनामिक फोर्सेस भी कहते हैं। ड्रैग फोर्स। नेक्स्ट है थ्रस्ट। इट इज अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड। हालांकि ये भी लिक्विड में से है, और फ्लूइड जो होता है उसमें गैस और लिक्विड भी आता है, ये भी लिक्विड में से ही है। आप थ्रस्ट, ये लेकिन ये स्पेसिफिक है कि जब बॉडी किसी पानी में डिप की जाती है, लिक्विड में डिप की जाती है, तो लिक्विड उस पर अपवर्ड फोर्स अप्लाई करता है जिसे आप थ्रस्ट कहते हैं। मैं इसको एनिमेशन से भी दिखा सकता हूँ, आप देख सकते हैं, और अभी भी आप इस तरफ देख सकते हैं। आप जरा गौर करें, ये लिक्विड है वाटर, और ये एक ऑब्जेक्ट है और इसमें फ्लोट कर रहा है। ये बॉडी फ्लोट ना करती अगर इस बॉडी का वेट, नीचे वेट भी एक फोर्स होता है, इस बॉडी का वेट अपवर्ड थ्रस्ट जो लग रही है, जो वाटर इस पे लगा रहा है, अगर इक्वल ना होती तो ये फ्लोट ना करती। अगर इसका वेट ज्यादा होता तो ये डाउन चली जाती है ऐसे। अब देखें, जब मैं इसको नीचे लेके जाता हूं तो मेरे हाथ पे एक फोर्स लग रही है अपवर्ड। आप अपने घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये डाउन ले जाता हूं तो मुझे एक अपवर्ड फोर्स फील हो रही है, और ये मैं आपको अभी भी दिखा सकता हूँ कि फील हो रही है, क्योंकि जब मैं हाथ को निकालता हूँ तो ये बॉडी ऊपर आ जाती है। इसका मतलब है नीचे से अपवर्ड फोर्स लग रही थी, यही तो अप थ्रस्ट है। आप इस चीज से इसको डिफाइन कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। It is the upward force exerted by the liquid on an object immersed into it. Immersed होता है डबो देना, डिप कर देना, वो पार्शली या कंप्लीटली डिप कर दें। ये जो शिप्स हैं, बोट्स हैं, दरियाओं में या समुद्रों में जो चलती हैं, बहरी जहाज होते हैं, ये कैसे फ्लोट करते हैं? ये इसी अप थ्रस्ट की वजह से फ्लोट करते हैं। आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट 7 चैप्टर में पढ़ाऊंगा। अप थ्रस्ट जो अपवर्ड फोर्स होती है, वो अगर बॉडी के वेट के बराबर हो जाए तो वो फ्लोट करने लग जाती है, लेकिन अगर बॉडी का वेट ज्यादा हो जाए तो वो डिप कर जाती है। आपने कभी सोचा एक छोटी सी नीडल आप पानी में डिप करें, आप ये जरा गौर करें, एक छोटी सी नीडल का क्या वेट होगा, इससे तो कम ही होगा। आप उसको भी इसमें डिप करें नीडल को, वो आप देखेंगे वो डाउन चली जाएगी, बॉटम पे कंप्लीटली डिप कर जाएगी। जबकि ये इसका वेट उससे ज्यादा है, ये फ्लोट कर रही है। इस पे जरा सोचिएगा क्या रीजन हो सकती है। अब जे हम इसको अप थ्रस्ट में ये होता है कि जितना बॉडी अप डाउन जाएगी, डेप्थ में जाएगी, उतनी अप थ्रस्ट बढ़ती जाएगी। इसका मतलब है अप थ्रस्ट डेप्थ पे भी डिपेंड करती है। तो फिर इसको, ये एमसीक्यू के लिए है, आपने याद रखना है। दिस फोर्स इंक्रीजेज एज वी गो इन द डेप्थ। एग्जाम्पल, आप, मैंने वैसे भी बताया, शिप्स है या डक फ्लोट करती है या बोट है, ये जब पानी में तैरती हैं तो कैसे तैर सकती हैं?
बच्चे इनको ऐसे शेप किया जाता है कि इनका वेट और जो अप थ्रस्ट है, वाटर की अपवर्ड फोर्स है, ये दोनों क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, तो ये तब बॉडी जो है वो ऑब्जेक्ट कोई भी वाटर में फ्लोट कर सकता है। तो ये मैंने इसको लिख दिया। नेक्स्ट नॉर्मल फोर्स है। नॉर्मल फोर्स क्या होती है? नॉर्मल फोर्स अपवर्ड फोर्स होती है। इसका कॉन्सेप्ट बच्चे ऐसे ही है, जैसे आप ये टेबल पे कोई बुक रख देते हैं, लेट्स सपोज ऐसे, तो इसका वेट डाउनवर्ड है और ये एक्शन है, अकॉर्डिंग टू थर्ड लाइन चला आगे जाके पढ़ेंगे। और ये जो सरफेस है, जो भी टेबल हो सकती है, कोई भी चीज, वो सरफेस इस पे भी फोर्स अप्लाई कर रही है। और कितनी फोर्स अप्लाई करिए, बल्कि जितनी ये बुक डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करिए, उतनी ही ये सरफेस अपवर्ड फोर्स अप्लाई करिए। ये न्यूटन थर्ड लॉ है। ये एक्शन हो रहा है वेट डाउनवर्ड और रिएक्शन अपवर्ड। आपको पता है वेट ग्रेविटी की वजह से होता है, वो हमेशा डाउनवर्ड होता है। अब ये बॉडी बैलेंस रहेगी। अगर ये नॉर्मल फोर्स बढ़ जाए तो इसको ब्रेक भी कर सकते हैं। आपने अपनी लाइफ में काफी चीजें देखी होंगी, आपने कहीं पे कोई चीज प्लेस कर दी, लोड ज्यादा रख दिया कहीं छत पे या कहीं और जगह पे, तो वो नीचे चीज चली जाती है। वो इसी वजह से कि उसका जो वेट होता है वो नॉर्मल फोर्स से बढ़ जाता है। तो नॉर्मल फोर्स मैं ऐसे थंब से ऊपर शो करता हूँ, मतलब ये अपवर्ड फोर्स होती है। इसको याद रखना बच्चे। स्टार्ट करते हैं। It is force of reaction exerted by the surface on an object placed on it. जो भी surface पे बॉडी रखेंगे उस पर वो surface upward force लगाएगी। This is the also called support force भी कहते हैं इसे। This force acts upward and perpendicular to the surface, और बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है, जैसे मैंने दिखाया है। अगर यहाँ पे बुक पड़ी है तो उसका वेट डाउनवर्ड है ऐसे, और जो रिएक्शन होगा उसका वो बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर होगा, अपवर्ड, इस सरफेस के अपवर्ड होगा। ये देखें सरफेस यूं है बच्चे, और ये अपवर्ड है, 90 डिग्री बनेगा। एयर रेजिस्टेंस क्या होती है? ये भी एक अपोजिंग फोर्स है। ये सारी फोर्सेस ही पढ़ रहे हैं ना, जो कांटेक्ट फोर्स है। अब बर्ड्स जब एयर में फ्लाई करते हैं तो वो एक अपोजिंग फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? एयर रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये आप एग्जांपल में देख सकते हैं। आप जब बाइक चला रहे होते हैं और एयर की डायरेक्शन में अगर चले जाए तो आपको सपोर्ट मिलती है, आपकी बाइक ज्यादा तेजी से चलेगी। अगर उसी स्पीड से एयर एयर की अगर डायरेक्शन इस तरफ है और आप इसके मुखालिफ सिमत में जाएं, अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपके एक्सेलरेशन को, वेलोसिटी को, स्पीड को वो कम करेगी, आपको रिटार्ड करेगी। तो फोर्स है ना, फिर आपकी बाइक जो है वो ऐसा चलेगी। इसलिए हम गाड़ियां जो है या बुलेट ट्रेन है, ये क्यों क्यों आगे से स्ट्रीम लाइन बनाते हैं, ऐसे फिश शेप बनाते हैं, ताकि रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस कम से कम फील करें। आप एरोप्लेन को देखने कैसे बना हुआ है, ये सारी बैकग्राउंड में एग्जांपल होंगी तो तुम्हें ये टॉपिक याद होंगे। आप बुक में देखेंगे तो इस तरह की तो एग्जांपल नहीं होंगी। नेक्स्ट बच्चे, ये मैंने इसको डिस्क्राइब कर दिया। टेंशन फोर्स। टेंशन की फोर्स क्या होती है? टेंशन भी एक फोर्स है। बच्चे जितनी भी फोर्सेस पढ़ रहे हैं इसके यूनिट न्यूटन ही होंगे, आपने ये ज़हन में रखना है। टेंशन की फोर्स ये है कि आपने कभी पेंडुलम क्लॉक देखो, अपने घर में लगा होता है, एक बॉल होती है, उसको एक स्ट्रिंग के साथ हैंग किया होता है और वो फिर ऐसे वाइब्रेटरी मोशन में होता है। उस पेंडुलम क्लॉक की मैंने एग्जांपल लिखी है कि उस जिस स्ट्रिंग से उसको हैंग किया जाता है, उस स्ट्रिंग में नीचे जो बॉल होती है उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है, जबकि जो टेंशन है रिएक्शन में वो अपवर्ड एक्ट करती है। उस टेंशन की ये बात हो रही है। जैसे मैंने ये सिंपल से एक बना दिया है, ये बॉल है, उसका वेट डाउनवर्ड है, और ये स्ट्रिंग से इसको हमने, ये सपोर्ट है, उसको ऐसे ओब्लिक लाइन से शो किया, तो अपवर्ड फोर्स है, तो ये दोनों बैलेंस कर देंगे। अगर वेट बढ़ गया तो ये टूट भी सकती है, तो इसलिए ये बैलेंस्ड है। और वो जो सिंपल पेंडुलम है वो ऑसिलेट करता रहता है या वाइब्रेट करता रहता है। तो इस टेंशन स्ट्रिंग में जो फोर्स होती है उसे टेंशन की फोर्स कहते हैं। दिस इज द फोर्स एक्टिंग अलोंग द स्ट्रिंग व्हेन इट इज पुल्ड और लोडेड। आपने अपने दूसरे कॉलेज या स्कूल के फंक्शन में देखा होगा कि जब स्टूडेंट का एक मुकाबला करवाया जाता है रस्साकशी में, तो वो एक ही रस्सी को दोनों अपोनेंट अपनी तरफ उसको पुल करते हैं, तो आपने देखा है उसमें एक टेंशन सी क्रिएट हो जाती है। उसी टेंशन की बात हो रही है। इलास्टिक फोर्स, इट इज द फोर्स दैट
इलास्टिक फोर्स क्या होती है बच्चे? ये ऐसी फोर्स होती है जो किसी इलास्टिक बॉडी में होती है। इलास्टिक बॉडीज क्या होती हैं? ऐसी बॉडीज जिनको अगर डिफॉर्म करें, ऊपर प्रेशर अप्लाई करें और फिर वो दोबारा ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, ऐसी फोर्स को बॉडी को इलास्टिक बॉडी कहते हैं। जैसे आप एक जो अपना स्केल है, अब इसी को देखिएगा, ये हालांकि ये किसका है? वुड का है। तो मैं इसको ये देखिए बेंड कर दिया, यस। अब मैंने इस पे स्ट्रेस अप्लाई की है, फोर्स अप्लाई की है और इलास्टिक फोर्स अप्लाई की है, और जब मैंने इसको फोर्स को इस फोर्स के अप्लाई करने से बॉडी क्या हो गई? डिफॉर्म। जब मैंने ये फोर्स रिलीज करनी है, खत्म करनी है, एंड करनी है, तो ये बॉडी को ओरिजिनल पोजीशन में जाना चाहिए। यस, ये ओरिजिनल पोजीशन में चली गई ये बॉडी। तो इस चीज को कहते हैं डिफॉर्म इलास्टिक फोर्स। तो ये मैंने इसको लिख दिया बच्चे। एग्जाम्पल में यही स्केल की, आपका प्लास्टिक का स्केल है, दरमियान से बेंड करें ये ऐसे, फिर रिलीज कर दें तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, ये इलास्टिक फोर्स है। तो लीजिए बच्चे, ये हमारे कॉन्टैक्ट फोर्सेस का जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। इसको अच्छे तरीके से बच्चे समझना, एग्जाम्पल में बैकग्राउंड में आपकी चीजें एग्जाम्पल होनी चाहिए ताकि आपको ये समझ आ सके। तो इसके बाद इंशाल्लाह हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस स्टार्ट करेंगे। अल्लाह।